हेलो स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स जिसमें हम लोग पीटीटी 2020 के लिए डिस्कस करेंगे। यूपीएससी के लिए भी और यूपी पीसीएस के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी सीरीज़ आएगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी जिससे आप लोगों का लॉकडाउन का सदुपयोग हो सके, यूटिलाइज़ कर सको अच्छे से और इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स को विद स्टैटिक पोर्शन अच्छे से समझ सको। जो भी मैगज़ीन, ये है तो कंटेंट मैगज़ीन का ही, बट उसमें भी आपको वहाँ से स्टैटिक क्या लेना है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना छोड़ देना है, वो सब मैंने उसको कंसाइज करके बनाया हुआ है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। हो सके तो इसके साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करते जाइए, जिससे आपको जिसको इस ईयर एग्ज़ाम नहीं देना है उसके लिए स्टैटिक पोर्शन नेक्स्ट ईयर भी काम आएगा, और जिसको देना है उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अमेज़न गैप रिपोर्ट। ये क्या है, न्यूज़ में क्या आई? रिसेंटली यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लॉन्च इट्स 10th एडिशन ऑफ अमेज़न गैप रिपोर्ट 2019। अभी यूनेप ने 2019 की एक 10th एडिशन निकाला है अमेज़न गैप रिपोर्ट का। की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की? की फाइंडिंग इन द रिपोर्ट, जीएचजी अमेज़न हैव राइजन एट द रेट ऑफ 1.5% पर ईयर इन द लास्ट डिकेड में जो जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैसेस का अमेज़न है वो राइज हुआ 1.5% की पर ईयर की रेट से। जिसमें सब G20 नेशंस कलेक्टिवली अकाउंट फॉर 78% ऑफ ऑल अमेज़न। इस पूरे के पूरे अमेज़न में 78% जो रिस्पॉन्सिबल थी वो G20 नेशंस थे। द टॉप 4 एमिटर्स चाइना, USA, EU एंड इंडिया contribute to over 55% of the total अमेज़न ओवर द लास्ट डिकेड। लास्ट 10 ईयर्स में हमने देखा कि चाइना, USA और EU एंड इंडिया हैं। ये जो 4 टॉप एमिटर्स हैं, इन्होंने एमिशन में 55% कंट्रीब्यूशन किया है, एक्सक्लूडिंग अमेज़न फ्रॉम लैंड यूज चेंज सच एज डिफॉरेस्टेशन। और इसमें एक्सक्लूडेड है, जबकि अमेज़न कौन सा? लैंड यूज चेंज, जैसे डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड जो भी अमेज़न हुआ है डिफॉरेस्टेशन की वजह से उसको एक्सक्लूड किया गया है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे इस रिपोर्ट में दिया गया कि चाइना, द EU 28, इंडिया, मैक्सिको, रशिया एंड टर्की आर प्रोजेक्टेड टू मीट देयर टारगेट्स विद करंट पॉलिसी। अब इन लोगों ने अपनी कुछ पॉलिसी बनाई हुई है, चाइना, EU 28, इंडिया, मैक्सिको, रशिया, टर्की, जिससे वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ जो अमेज़न रेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया, रशिया एंड टर्की आर प्रोजेक्टेड टू बी ओवर परफॉर्म दियर टारगेट अराउंड 15%। टारगेट जरूर याद रखिएगा, 15% अराउंड ओवर टारगेट किया है इन्होंने। वर्ल्ड हैज़ टू cuts its Amazon by 7.6% each year between 2020 and 2030 to get on towards the 1.5 degree Celsius temperature goal of the Paris Agreement। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि वर्ल्ड को अपने अमेज़न को हर ईयर 7.6% कट करने की नीड है 2020 से 2030 के बीच। मतलब ये जो डिकेड हमारा चलेगा, इसमें हर ईयर अगर 7.6% एमिशंस को कम करेगा वर्ल्ड, तभी हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो गोल है उसको हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पेरिस एग्रीमेंट। तो इसे भी अब आपने न्यूज़ तो पढ़ी, बट इसके साथ स्टैटिक पोर्शन क्या है? व्हाट इज़ पेरिस एग्रीमेंट। अब बोलेंगे ये रह गया, नहीं रह गया, अमेरिका निकला इससे। इट्स इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट वॉज पेरिस एग्रीमेंट, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Then आगे, even if all current unconditional commitment under the Paris Agreement are implemented, temperature are expected to rise by 3.2 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड हर कमिटमेंट को अनकंडीशनली करंट उसमें इम्प्लीमेंट भी करें तो टेम्परेचर एक्सपेक्ट है कि 3.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़े। कलेक्टिव एम्बिशन इन NDCs। अब ये NDC क्या होता है इसे हम आगे पढ़ेंगे, तब हम इसको समझाएंगे कि NDC क्या है और इंडिया के NDC टारगेट्स क्या हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ हम लोग देखेंगे पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट COP21 था, पहले तो ये याद रखना। यहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। व्हाट इज़ द पेरिस एग्रीमेंट? What is Paris Agreement? It is a multilateral agreement within the United Nations Framework Convention on Climate Change signed to reduce mitigate greenhouse gas emission। ये एक multilateral agreement है जो साइन किया गया था UNFCCC
के अंडर में, UNFCCC के अंडर में क्या करना था, इसमें रिड्यूस करना था, मिटिगेट करना था ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। when was Paris Agreement signed? An agreement was signed on 22 April 2016 को ये साइन हुआ था। How many countries signed the Paris Agreement? Currently 195 UNFCCC members have signed it. US President Donald Trump has announced its intention to withdraw from the agreement by November 2020. 195 UNFCCC के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसे साइन किया था और यूएस के प्रेसिडेंट के निकलने के चांसेस बताए गए नवंबर 2020 तक। इन्होंने इंटेंशन दिखाए थे कि वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक नाम मिल रहा है UNFCCC। आपका होमवर्क है कि आप इसके साथ में UNFCCC आपको पढ़ना है कि क्या है, कैसी बॉडी है, क्या वर्क करती है, कौन से लिस्ट तैयार करती है। नेक्स्ट है गोल क्या थे पेरिस एग्रीमेंट के। तो सबसे पहला गोल था टू कर्टेल द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर दिस सेंचुरी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड ऑल्सो परस्यू एफर्ट टू लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। हमें ग्लोबल टेम्परेचर को कम करना है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम। हमारा टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट में, लेकिन प्री इंडस्ट्रियल याद रखना। डेवलप मैकेनिज्म टू हेल्प एंड सपोर्ट कंट्रीज दैट आर वेरी वल्नरेबल टू एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। एन एग्जाम्पल would be countries like Maldives facing threat due to sea level rise। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, लाइक अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये कंट्रीज़ हैं जो अमेजन कर रहे हैं, लेकिन इनकी वजह जो कंट्रीज़ अमेजन इतना नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं आइलैंड्स। तो अब ये इन कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस ड्रास्टिक सिचुएशन से निकलने में उनकी मदद करें जो एडवर्स सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, लाइक मालदीव। नेक्स्ट है कंफर्म द ऑब्लिगेशन एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। कोशिश करनी चाहिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करेंगी फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, ताकि वो अपने जो ये एम है उसको अचीव कर सकें। दिस एग्रीमेंट टॉक्स अबाउट 2020 टारगेट्स। 2020 टारगेट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन बाय 20%, जरूर याद रखना। वर्क ऑन इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट शेयर बाय 20%, टारगेट टू इंक्रीज एनर्जी इफिशिएंसी बाय 20%। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिडक्ट करना है 20%। वर्क ऑन इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट शेयर, जो रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट शेयर को कितना बढ़ाना है? 20%। टारगेट एनर्जी इफिशिएंसी को कितना बढ़ाना है? 20%। नेक्स्ट है व्हाट इज, अब हमने जो पीछे एनडीसी की बात की थी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मीन्स द कंट्रीब्यूशन दैट नीड टू डन बाय ईच इंडिविजुअल कंट्रीज टू अचीव ओवर ऑल ग्लोबल गोल। लाइक जैसे ग्लोबल गोल है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना है, तो हर कंट्री का नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है। यानी कि मान लीजिए होल वर्ल्ड है जिसका 195 कंट्रीज़ का टारगेट है, हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है, तो उसमें से एक एक कंट्री इस एफर्ट को करने के लिए क्या करेगी इंडिविजुअल लेवल पर अपने कंट्री में। लाइक इंडिया, चाइना, अमेरिका है, तो इंडिया 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, तो अपने नेशन लेवल पे इंडिविजुअली ये क्या कर रहे हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशंस नीड टू बी रिपोर्टेड एवरी 5 years टू UNFCCC, और उन्होंने हर 5 साल में UNFCCC को रिपोर्ट करना है। यहाँ पे याद रखना है कि जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। टू कंट्रीब्यूशंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ये लीगली नहीं है। द गोल इज टू मेक श्योर दैट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेस टू टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू मीट द क्लाइमेट चैलेंज। यहाँ का गोल है कि ये मेक श्योर द गोल is make sure that all countries have access to technical expertise, financial capability to beat the climate challenge, कि हर कंट्री के पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज हो, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो, जिससे कि इन चैलेंजेस को वो ईजिली मीट आउट कर सके। नेक्स्ट है हमने यहाँ पे पढ़ा यूनेप का नाम आया था जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। तो ये क्या है? इट इज़ UN एजेंसी। It coordinates UN environmental activities, assisting developing countries in implementing environmentally sound policies and practices. It was founded as a result of UN Conference on Human Environment, Stockholm Conference हुई थी 1972 में, जिसका नाम था UN Conference on Human
तब इसकी स्थापना हुई थी, फाउंड हुआ था ये। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। यूनेप ऑल्सो हैज़ 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, इसके वेरियस कंट्री ऑफिसेज हैं। इट्स एक्टिविटीज़ कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ इशूज रिगार्डिंग एटमॉस्फियर, मरीन, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ग्रीन इकोनॉमी, इन सबसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ये डील करता है। नेक्स्ट है, यूनेप has also been active in funding and implementing environment related development project। ये यूनेप क्या काम करता है? एक्टिव फंडिंग करता है, इम्प्लीमेंट करता है इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को। यूनेप हैज़ एडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइंस एंड treaties on issues such as international trade in potentially harmful chemicals, transboundary air pollution, contamination of international waterways। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसे। यूनेप इज ऑल्सो वन ऑफ द सेवरल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये GEF को भी इम्प्लीमेंट करता है एंड मल्टीलैटरल फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स को भी मैनेज करने का काम करता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड होमवर्क है कि आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पढ़ना है और लिखकर मुझे दिखाना है कि आपने लिख लिया ऐसे। नेक्स्ट है, फिर एक वर्ड और आ रहा था, एक नाम और आया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव। 100% चांसेस हैं कि इस बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बिकॉज यूएनएप एंड यूनेप, ये GEF, इन सब से क्वेश्चन आते रहते हैं, ट्रेडिशनल है। बट ये एक नया वर्ड सुनने में, नया तो नहीं है बट इस बार फिर से आ रहा है सामने। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव इज अ पार्टनरशिप बिटवीन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर क्रिएटेड इन वेक ऑफ 1992 अर्थ समिट विद अ मिशन टू प्रमोट सस्टेनेबल फाइनेंस। ये फाइनेंस इनिशिएटिव है, ये पार्टनरशिप है यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर की, जो क्रिएट हुआ था 1992 अर्थ समिट के बाद में। एक मिशन था इसका कि प्रमोट करना है सस्टेनेबल फाइनेंस को। मोर देन 250 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंक्स, इंश्योरर्स, इन्वेस्टर्स वर्क विद द UN environment to understand today's environmental social governance challenge, why they matters to finance and how to actively participate in addressing them। इसमें 240 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं, जिसमें बैंक इंक्लूड है, इंश्योरेंस इंक्लूड है, इन्वेस्टर्स इंक्लूड है, जो वर्क कर रहे हैं UN एनवायरनमेंट के साथ में, अंडरस्टैंड कि वो समझें कि आज के एनवायरनमेंट की क्या प्रॉब्लम है, सोशल गवर्नेंस चैलेंज क्या है, क्यों वो फाइनेंस को लेकर कितना मैटर करते हैं और किस तरह से एक्टिवली हम उनको फाइनेंस कर पाएँ, किस तरह से एक्टिवली उनको फंड प्रोवाइड कर पाएँ। नेक्स्ट है, तो कुछ और भी पॉइंट्स है। यूनेप FI कंसिस्ट ऑफ 215 मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इन्वेस्टर्स and insurance companies among others। ये सब partners। UNFFI hosts its global round table every other year में global round table होती है, has done so since 1994 से। The UNEP statement to commitment by financial institution on sustainable development represent the backbone the initiative। It is also founding member of United Nations Sustainable Stock Exchange। याद रखना ये founding member है UNFFI, United Nations Sustainable Stock Exchange का initiative, along with the principles for responsible investment, United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD and UN Global Compact। ये सब ये इनिशिएटिव्स हैं, इसके प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट है, इंडिया के NDC टारगेट्स क्या हैं, जो हम लोगों ने NDC यहाँ पे पढ़ा था पीछे, अभी हम लोगों ने NDC देखा था, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया का क्या है उसे देख लेते हैं। इंडिया टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। ये ज़रूर याद रखना कि 2005 के लेवल से 2030 तक हमें GDP में के 33 से 35% तक एमिशन को कम करना है। टू अचीव अबाउट 40% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuels based energy resources by 2030, हमें अचीव करना है 40% cumulative electric power installed capacity non-fossil fuel से based energy resource by कब तक, 2030 तक, with the help of transfer of technology, low cost international finance including from green climate
फंड। इसमें हेल्प किससे ली जाएगी? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस इंक्लूडिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent through additional forest and tree cover by 2030। ये टारगेट्स कब कब के हैं ये बिल्कुल याद रखना कि 2030 तक से कार्बन सिंक में 40% हमें क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बढ़ाना है और जीडीपी में इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33-35% 2030 तक 2005 के लेवल से हमें रिड्यूस करना है। एमिशन इंटेंसिटी को कम करना है। एक एक वर्ड पे ध्यान देना, यूपीएससी है, इट्स नॉट अ गेम, तो इजी नहीं है। एक एक वर्ड से ऑप्शन गलत होते हैं, आप लोग टेस्ट सॉल्व कर ही चुके हो, तो बिल्कुल एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट है यहाँ पर एक नाम आया था क्लाइमेट चेंज, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सेकंड टॉपिक है हमारा, ये सेकंड टॉपिक है ये। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हम लोग आगे वाले लेसन में, आगे वाले टाइम पे मतलब वीडियो में करेंगे। अभी इतना ये इसमें जो स्टैटिक पोर्शन और करंट का पोर्शन कराया है इसे कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज ये जितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था उतना ही मेंस इंपॉर्टेंट है। एनडीसी टारगेट क्या है, यूनेप क्या है, यूनेप-FI क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है। दो नाम आपके लिए आए हैं, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड सेकेंड था GEF, जिसमें मैंने ब्लैक से इसमें ये किया हुआ है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपके लिए छोड़ा हुआ है। आज का आज ही इसे कवर करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसके आगे का वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।